हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप लोगों के बाद स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो में। आज है आपका टॉपिक नंबर 2 विच इज प्रोनाउन। What is a pronoun? In the previous lecture, we discussed what is a noun. Noun is the name of anything, anyone, any place, any idea. But a pronoun is a word that is used to replace a noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन को कहता है कि जाके आराम करो, तुम्हारा काम अब मैं कर सकता हूँ। तो पिछले क्लास में आपने ध्यान से देखा कि एक नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, रिश्ता दिखा सकता है। ठीक वही काम प्रोनाउन भी कर सकता है। प्रोनाउन कैसे दिखते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आखिर क्यों इंटरव्यू में माई सेल्फ उदिशा मिश्रा कहना बिल्कुल गलत है, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है? नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको ध्यान से क्लास को देखना है और बात को सुनने पर अटेंशन रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्त, What is pronoun? यहां पर आपके सामने बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन है। इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, किस तरह के दिखते हैं? कुछ वर्ड्स यहां पर लिख दिए हैं मैंने, आई, शी, ही, यू, इट, वी, दे, बहुत सारे और होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको। मैंने कहा कि रोहित इज अ क्रिकेटर। फिर अगर मुझे आगे कुछ बताना है कि रोहित इज वेरी लॉयल या रोहित इज वेरी कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस, तो मैं बार बार रोहित रोहित करके सेंटेंस नहीं बनाऊंगी। मैं कहूंगी रोहित इज अ क्रिकेटर, ही इज वेरी कंसिस्टेंट एज अ परफॉर्मर, यानी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं रोहित। आप सभी जान गए होंगे कौन से रोहित की बात हो रही है। सो पहले मैंने एक नाउन यूज़ किया ताकि आपको पता चल जाए कि बात किसकी हो रही है, लेकिन उसके आगे मैंने यहाँ पर एक दूसरा वर्ड बिल्कुल रोहित की जगह यूज़ किया, दैट इज ही। ठीक है, तो ये जितने भी तुम्हारे वर्ड्स होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, अस, हिज, हर, देम, एट्सेट्रा, सारे वर्ड्स प्रोनाउन में आ जाते हैं। आज थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा हमारा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि कई सारे टाइप्स होते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तब मैं इन चीज़ों को बार बार बोला करूँगी तो आपको समझ में आता रहे, इसलिए आज अच्छे से सुन लेना। सबसे पहला टाइप जो आपको सीखना है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को अगर डिफाइन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये वो प्रोनाउन होता है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन और प्रॉपर नेम्स, एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। जब भी तुम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रॉपर नेम को रिप्लेस करते हो तो वहां पर जो प्रोनाउंस लगती हैं उन्हीं को तुम पर्सनल प्रोनाउन कहते हो। जैसे रोहित की जगह पर मैंने लिखा था ही, तो उदिशा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? फॉर अ गर्ल, शी। कोई अगर नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि मोबाइल फोन, तो फोन की जगह मैं लिख सकती हूँ इट, राइट? आपका नाम, जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम विधि है तो मैं आपको आप बोल रही हूँ, उसकी जगह मैं हिंदी में मान लो आप की जगह मैं क्या बोल सकती हूँ? यू। तो ये इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं जो कि लोगों के स्पेसिफिक नेम्स या वस्तुओं के स्पेसिफिक नेम्स को रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है बेटा। देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कि राम लाइक्स एप्पल्स, राम को सेब पसंद है, ठीक है, आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, यानी ये मेरा टॉपिक है। कल की क्लास देखी थी ना? अब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ही लाइक्स एप्पल्स, ठीक है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बेटा यहाँ पर हिम लाइक्स एप्पल लिख दो,
हिम लाइक्स एप्पल लिख दो, तो क्या तुम ऐसा लिखोगे? ये तो आपको भी पता है कि इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, बट वाई कांट वी डू दिस? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रीज़न सिंपल है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, यानी पर्सनल प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि सब्जेक्ट का काम कर सकता है, वहीं पर एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, यानी रिसीवर ऑफ एक्शन का काम कर सकता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राम लाइक्स हनुमान, राम हनुमान को मानते हैं, पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कौन दिख रहे हैं? हनुमान दिख रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर मैं कह दूँ राम लाइक्स हिम, तो ये अब बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ही जो है दैट इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वेयर एज हिम इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउंस को जब बांटा जाता है हमारे सामने, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी एक बार देख लो। तो जैसे ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस के। एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास 10। तो जब आपने सब्जेक्ट के नाम को बदला तो एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन लगा दिया है। अब इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। इसी को हम कहते हैं 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। तो सबसे पहले समझिए कि वो कौन से प्रोनाउन हैं जिनको आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। द प्रोनाउंस विच यू कैन यूज एज अ सब्जेक्ट आर आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। ठीक है, ये सब के सब एक सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला आई लाइक यू, यहाँ पर ध्यान से देखो, आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे कि मैम यू आपने सब्जेक्टिव में लिखा है, पर इस सेंटेंस में तो ये लाइक को रिसीव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? तो बेटा आपका जो वर्ड है यू और इट, आप इट और यू को ध्यान से देखिए, ये दोनों सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इट और यू का कंफ्यूजन दूर कर लो। आई लाइक यू बोल रहे हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, पर यू लाइक मी भी तो बोल सकते हो, यहाँ पर अब ये सब्जेक्ट भी तो बन गया है ना। तो इसीलिए जो यू है और इट है ये दोनों सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में देखो, आप कहते हो आई लाइक, अरे लिखा तो है यहीं पर, हाँ एक सेकेंड, अभी आपने देखा कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को आई बोला है। बट व्हेन आई एम द ऑब्जेक्ट, जब मुझे ये कहना है कि आप मुझे पसंद करते हैं, I am the receiver of the action, I am the object, then I am using me for myself. So you have to understand, अगर subject हो, टॉपिक हो, डूअर हो, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना, लेकिन इफ देर इज अ रिसीवर ऑफ एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करना। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली। कॉमनली लोग कहते हैं कि माई, योर, हिज, ये होता है पजेसिव प्रोनाउन, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं ये सूडो पजेसिव होते हैं। ये कभी कभी तो प्रोनाउन का काम कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा माई हाउस इज हियर, मेरा घर यहाँ है, तो हाउस के बारे में तुम्हें क्या पता चला? पहली चीज क्या क्वालिटी पता चली? कि वो मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है, उसका घर नहीं है, किसी का घर नहीं है।
द फर्स्ट क्वालिटी इज माई हाउस, मेरा घर। तो माई यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब करने के कारण एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए माई, योर, हिज, हर, ये जितने वर्ड्स होते हैं इनको पजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है। लेकिन when you are looking for pure possessive pronoun, then your words are written on the board. Take a look at it. Mine, his, hers, its, yours, ours, theirs. जैसे कि अगर मुझे कहना है कि ये घर मेरा है तो मैं कैसे बोलूँगी? This house is mine. So here you have to notice कि आपका जो प्रोनाउन है वो आपके नाउन के बाद आया है, ये इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा है. इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन, इट इज़ जस्ट शोइंग यू ओनरशिप. मालिक कौन है? माइन ने बताया है. सो जब भी आप पजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे, मेक श्योर योर नाउन इज रिटन बिफोर दीज वर्ड्स, यानी नाउन को इन शब्दों के पहले लिखो. ठीक है. अगर मुझे ये कहना है कि अरे ये गाड़ी तुम्हारी है तो मैं कैसे बोलूंगी? दिस कार इज योर नहीं बोलूंगी, योर्स बोलूंगी, योर्स. दिस कार इज योर्स. और मैंने योर्स नहीं बोला है, ओ नहीं बोला है, मैंने बोला है योर्स, योर्स. तो आर भी डल हुआ है और ओ की जगह थोड़ा ओ का साउंड आ रहा है. सो यू से योर्स. अच्छा, ये मोबाइल फ़ोन उसका है, किसी लड़की का है, तो आप बोलते हैं दिस फोन इज हर्स. दिस फोन इज हर्स. हर्स, आर को धीमा करो, हर्ज नहीं बोलो, हर्स. सो दिस फोन इज हर्स. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार लोग इट्स जब लिखना चाहते हैं तो उसमें यहाँ कॉमा लगा देते हैं. प्लीज़ पे अटेंशन. जब आप ऐसे कॉमा लगाकर इट्स लिखते हो, इसका मतलब होता है इट प्लस इज. ठीक है, इट प्लस इज को इस तरह से लिखते हैं. लेकिन अगर आप कभी ओनरशिप, बिलोंगिंग दिखाने वाले हो, तब आप वहाँ पर इस तरह से नहीं लिखते हो. अगर मैं बोलूँ कि माई कार इज़ ओल्ड, मेरी गाड़ी पुरानी है, इट्स नॉट स्टार्टिंग अप, वह स्टार्ट नहीं हो रही है. इट्स नॉट स्टार्टिंग अप. इट्स किसके लिए लगा? माई कार के लिए लगा. इट्स नॉट स्टार्टिंग अप, मेरी गाड़ी पुरानी है और वो शुरू नहीं हो रही है, चालू नहीं हो रही है, ऑन नहीं हो रही है. इट्स नॉट स्टार्टिंग अप. यहाँ पर देखो कॉमा नहीं लगाया है मैंने. सो यू हैव टू रिमेंबर. ओके. और बोलते कैसे हैं? इट्स बोलते हैं. जैसे कि तुम्हारी शर्ट का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स कलर इज़ वेरी नाइस. शर्ट का कलर, तो शर्ट नाउन है, मैंने उसको हटा दिया, वहाँ पर मैंने प्रोनाउन लगा दिया. कैसे बोला? इट्स कलर इज़ वेरी नाइस. शर्ट का कलर, इट्स कलर, है ना. तो इस तरह से नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए हम लोग इट और इट्स को यूज़ करते हैं. वी यूज़ इट एंड इट्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स. नाउ मूविंग ऑन एवरीबडी, आप लोगों को ये बताने के बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रोनाउन का, इसमें आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो क्या होता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव में बांटा आपने ना प्रोनाउन को, वैसे ही पर्सन होता है ग्रामर के अंदर. पर्सन में देखो, अब आपको समझना पड़ेगा कि एक मूवी की तरह इसको समझो. ठीक है, एक मूवी है, उसमें एक बंदा स्पीकर है, ठीक है, दूसरा बंदा लिसनर है. ये रोल है अलग अलग. ठीक है, जैसे एक होता है हीरो, एक होता है विलेन, एक होता है सपोर्टिंग एक्टर, वैसे ही यहाँ पर हमने 3 रोल डिसाइड कर लिया. तो अगर आज की मूवी में मैं स्पीकर हूँ तो सारी प्रोनाउन जो मैं अपने लिए यूज कर सकती हूँ, all the pronouns that a speaker can use for himself or herself,
दे गो टू द फर्स्ट पर्सन। सो क्या कहा मैंने कि वो सभी प्रोनाउन जो कि एक स्पीकर अपने लिए यूज कर सकता है। मैं कह सकती हूँ कि आई एम हैप्पी, राइट। मैं कह सकती हूँ कि यू हैव टू मीट मी, राइट, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। फिर मैं कह सकती हूँ वी नीड टू मेक अ प्लान, अगेन मैंने अपने आप को इंक्लूड किया। आई लाइक माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को इंक्लूड किया। अगर मैं ये बोलूँ एवरीबडी लाइक्स अस, तो मैंने अपने आप को और आपको दोनों को इंक्लूड कर लिया, बट स्पीकर इंक्लूडेड है, राइट। तो जितने भी, अभी तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, लेकिन जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसमें एक स्पीकर खुद को इंक्लूड कर सकता है, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं जिसमें एक स्पीकर खुद को इंक्लूड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है लिसनर। अब यहाँ पर लिसनर को कुछ नहीं करना है। एज अ स्पीकर all the pronouns that I can use for the speaker, sorry for the listener, so यानी कि एक स्पीकर की तरह सारे प्रोनाउंस जो कि मैं एक लिसनर के लिए यूज कर सकती हूँ वो हम सेकंड पर्सन में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आई एम द स्पीकर और मैं अपने लिसनर यानी आपके लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज कर सकती हूँ। मैं आपको यू बोल सकती हूँ, योर बोल सकती हूँ, योर्स बोल सकती हूँ, योर सेल्फ बोल सकती हूँ। इसके आगे कुछ बोल सकती हूँ? नहीं। जब मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ, आप मेरे लिसनर हो, तो मैं आपको दे थोड़ी बोलूँगी ही थोड़ी बोलूँगी, शी थोड़ी बोलूँगी, नहीं। जब मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ तब तो मैं आपको आप, तुम, यू, योर, योर सेल्फ, योर्स बोलती हूँ। तो बस वो इतने वर्ड्स आ जाएंगे सेकेंड पर्सन में। यू, योर, योर सेल्फ, योर्स भी ऐड कर लो। वर्ड्स हर जगह थोड़े थोड़े बचे हुए, वो ऐड कर लेना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। थर्ड पर्सन कौन होता है? अगेन आई एम द स्पीकर, और अब अगर मुझे एक ऐसे बंदे के बारे में बात करनी है जिससे मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, या फिर जो मेरी बात का टॉपिक है, if I'm talking about a person who is not directly in conversation with me or someone who is the topic of my conversation, for that person I'm going to use the pronoun third person. थर्ड पर्सन में दो तरीके की कैटेगरीज होंगी, सिंगुलर थर्ड पर्सन, प्लूरल थर्ड पर्सन। समझे? तो मान लो अगर मुझे बात करनी है स्टडी आईक्यू के दूसरे बैच के स्टूडेंट्स के बारे में, तो मैं उनको क्या बोलूँगी? दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई लाइक देयर एटीट्यूड, आई सपोर्ट देम, राइट। तो दे, देयर, देम, थर्ड पर्सन प्लूरल। वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो मेरे टॉपिक हैं, मैं उनको थर्ड पर्सन प्लूरल बोल रही हूँ। लेकिन अगर मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर में किसी के बारे में बात करनी है, मान लो मुझे शाहरुख खान के बारे में बात करनी है, तो मैं उनको बोलूँगी ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मान लो मुझे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करनी है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। तो जब मैं सिंगुलर पर्सन में बात करूँगी, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन में बात करूँगी, तो मैं कैसे प्रोनाउंस यूज़ करूँगी? ही, शी, इट, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पर लिखो थर्ड पर्सन, पहले लिख लेना प्लूरल की पूरी लिस्ट और फिर लिख लेना सिंगुलर की पूरी लिस्ट। नाउन की क्लास में सिंगुलर प्लूरल बता दिया था। सिंगुलर होता है वन, प्लूरल होता है मोर देन वन, बस वही आपको दिखा दिया है, ठीक है। सेंटेंस जब बनाना शुरू करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, भूलना नहीं, ठीक है। अब देखो अगला हम यहाँ पर थोड़ा और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, पजेसिव प्रोनाउन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वी शो ओनरशिप विद दिस, राइट। हम इससे ओनरशिप दिखाते हैं, somebody who owns something, कोई किसी चीज़ का मालिक है या कोई आपस में रिलेटेड है। ये शर्ट मेरी है, दिस इज़ माई शर्ट। लेकिन जैसे ही आपने कहा
माई शर्ट, मैंने आपको क्या समझाया था अभी अभी कि शर्ट की क्या क्वालिटी हो गई, कौन सी वाली शर्ट है, माई शर्ट इज़ वेरी नाइस, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि कौन सी शर्ट वेरी नाइस बोली है मैंने? पप्पू की शर्ट बहुत अच्छी है, टिंकू की शर्ट बहुत अच्छी है, ना ना, माई शर्ट। पहली क्वालिटी क्या है इस शर्ट की कि ये मेरी शर्ट है, इसलिए बेटा माई, योर, हिज, हर, ये वाले जो पजेसिव होते हैं ये क्वालिटी बताने का काम करते हैं, और जो भी शब्द नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव में जाता है, और एडजेक्टिव अभी पूरा बचा हुआ है तो चिंता मत करना। चलो आगे देखो, यहाँ पर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो possession आर कॉल्ड possessive pronouns। नाउन कैसे possessive दिखाता है? अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ की मदद से दिखाता है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, याद रखना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल थोड़े से, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, एट्सेट्रा। स्ट्रिक्टली possessive प्रोनाउन ये होते हैं। सेंटेंस देखो जरा एक बार यहाँ पर, दिस इज माइन, ये मेरा है। कभी लोग कह सकते हैं दिस इज उदिशाज, ये उदिशा का है, लेकिन मैं कैसे बोल रही हूँ, दिस इज माइन। अगर मुझे ये कहना है कि भाई आ जाओ अब स्टेज पूरा तुम्हारा है, द स्टेज इज राहुल्स, राहुल का नाम लगा सकती हूँ लेकिन नाउन को रिप्लेस करूंगी तो किससे करूंगी, प्रोनाउन से। सो द स्टेज इज योर्स भी बोल सकती हूँ मैं। तो यहाँ खत्म किया आपने पजेसिव प्रोनाउन को। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है दिखाना, इंडिकेट करना, इशारा करना, एट्सेट्रा। तो कौन से वर्ड्स इसमें आएंगे? विदाउट एनी डिले, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मैं इसको पेन बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे इसकी तरफ इशारा करना है या इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, प्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे बोलूँगी? दिस पेन। अगर मुझे वो दूर खड़ी गाड़ी तुम्हें दिखानी है तो कैसे दिखाऊंगी? दैट कार, राइट। अगर मुझे लोगों को कहना है कि ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, नॉर्मली आई विल कॉल यू स्टूडेंट्स, बट इफ आई हैव टू से ये स्टूडेंट्स, हाउ विल आई से दैट? आई विल से दीज स्टूडेंट्स आर अमेजिंग, राइट। अगर मुझे तुम्हें ये बताना है कि पिछले बैच के बच्चे बहुत अच्छे थे, तो मैं कैसे बोलूँगी? दोज स्टूडेंट्स वर अमेजिंग, राइट। तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले वर्ड्स देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, दिस को कब यूज़ करोगे? व्हेन समथिंग इज सिंगुलर एंड नियर बाय, यानी पास की चीज के लिए दिस। मैं इसको दिस शर्ट बोलूंगी क्योंकि ये मेरे पास है, बट जो कबर्ड में रखी है, अलमारी में जो रखी है, उसको मैं क्या बोलूंगी? दैट शर्ट। तो जब कोई चीज दूर है और सिंगुलर है तो वहां पर क्या यूज करोगे? दैट यूज करोगे। फार ऑफ, दूर की चीज को बोलते हैं फार ऑफ। दूर के रिश्तेदार को क्या बोलते हैं? फार ऑफ रिलेटिव्स या फिर डिस्टेंट रिलेटिव्स। अच्छा, अभी इसी तरह से दीज को कहाँ, दीज की स्पेलिंग और दिस में फ़र्क है ना, ये THIS है, ये THESE है। इसको यूज़ करते हैं प्लूरल में और नियर बाय के लिए। अगर कोई चीज़ मोर देन वन है और मेरे पास है, जैसे ये बुक्स, दीज बुक्स आर वेरी नाइस, ये किताबें बहुत अच्छी हैं, तो दीज मैंने, आई लाइक दीज बुक्स, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका प्लूरल और नियर बाय। लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है और प्लूरल है, तब मैं क्या यूज़ करूँगी बेटा? तब मैं यूज़ करूँगी दोज फॉर फार ऑफ थिंग्स। दूर के रखी हुई चीज़ों के लिए वी विल यूज़ दोज। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ माई पेन, ये मेरी कलम है, मैं इशारा कर रही हूँ, दिस इज़ माई पेन, करेक्ट। नाउ दैट इज़ हर पेन, वो उसकी कलम है, ये तो मेरी कलम है, वो जो दूर रखी है वो उसकी कलम है। सो डिफरेंस छोटी छोटी चीज़ों का है, बट आपको रिवाइज करने पे ही याद होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होता है मैम? अरे बड़ा आसान है। इंटेरोगेटिव इज बेसिकली रिलेटेड टू आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेशन तुमने सुना है, जब पुलिस सवाल जवाब करती है उसको कहते हैं इंटेरोगेशन। तो सवाल पूछने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। सो वेरी सिंपल, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। बार बार नाउन क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ? बिकॉज कोई भी चीज़ प्रोनाउन नहीं हो सकती अगर वो नाउन को रिप्लेस नहीं कर रही है। हम उन प्रोनाउंस के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे जो कि सवाल पूछती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कौन से वर्ड्स हैं, who, what, which, whose, whom, etc. सवाल पूछोगे ना तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे who took his mobile, उसका फोन कौन ले गया, इसके जवाब में आप क्या लिखोगे? राहुल ले गया, राम ले गया, रजत ले गया, एटसेट्रा, राइट? तो आप हमेशा देखना कि एक्सक्यूज मी, हमेशा देखना कि जब आप एक प्रोनाउन से सवाल पूछते हो ना, आपको जवाब में नाउन मिलता है। इसी तरह से whom did रोहित मीट, रोहित किससे मिला? तो आप जवाब में क्या बोलोगे? रोहित मेट जादू। जादू में याद है ना, ऋतिक रोशन का नाम रोहित था। वेरी बैड एग्जाम्पल लेकिन यहाँ पर आपको समझ आया कि प्रोनाउंस क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज होती हैं। अब एक और बात देखो, हु जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। हु टुक हिज मोबाइल, उसका मोबाइल कौन ले गया? तो एक्शन किया ना ले जाने का, तो उसके लिए मैंने हु यूज किया। लेकिन whom did रोहित मीट, यहां पर मीटिंग का एक्शन रोहित ने किया तो रोहित सब्जेक्ट है, रोहित इज द सब्जेक्ट। लेकिन रोहित किससे मिला? मिलने का एक्शन किसके ऊपर हुआ? ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ, राइट? इसीलिए whom हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। whom का डिफरेंस याद रखना, whom को हमेशा ऑब्जेक्टिव के तरह यूज करना। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में ध्यान से समझना, एक है डूअर और दूसरा है रिसीवर। पोजीशन सेम हो सकती है, देखो ये भी शुरुआत में है, ये भी शुरुआत में है, बट तुम सेंटेंस पढ़ के आइडेंटिफाई करो। यहां पर हु ने एक्शन किया है, हु हैज डन अ एक्शन इन द फर्स्ट सेंटेंस, बट हुम इज रिसीविंग एन एक्शन, हुम के ऊपर एक्शन हो रहा है। रोहित मेट समवन, रोहित मेट whom, राइट? तो रोहित ने मीटिंग का एक्शन किया और किसके ऊपर किया? whom के ऊपर किया। रिमेंबर दैट। नाउ एवरीवन द नेक्स्ट, अच्छा whose pen is this? whose क्या होता है? possessive होता है। whose होता है possessive। जब तुम मलिकाना पूछ रहे हो किसकी कलम है ये, किसकी है, किसको बिलोंग करती है, तो यहां पर आपने बोला whose pen is this। तो जब भी possessive दिखाना है, ओनरशिप दिखाना है, whose को यूज कर लो। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। यार ये बड़ा मजेदार होता है, उसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, माई सेल्फ रमेश। इंट्रोडक्शन में आपने अक्सर सुना होगा, और सामने टीचर आके कहता है बिल्कुल गलत है, ऐसे यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है उसका? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको समझना है कि एक सेकंड, ये जो आपका ये लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलत है, इसको तुरंत एलिमिनेट कर दो। मैं ये पीडीएफ ऐसे ही सेव करके, नहीं इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ये एम्फैटिक का एग्जाम्पल है, वो है, डेफिनेशन है। चलो, रिफ्लेक्सिव कहाँ से आता है बेटा? आपने सुना होगा कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, शीशे में रिफ्लेक्ट होता है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, परछाई को बोलते हैं। यहाँ पर आप समझिए ऐसा एक शीशा रखा हुआ है, ठीक है? आप यहाँ पर खड़े होकर शीशा देखते हैं और यहाँ भी आप ही दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, राइट? तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन द
subject and object of the verb are the same. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के सेम होते हैं, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं. ठीक है. अब यहां पर देखो, समझ नहीं आया होगा कुछ बच्चों को, विच इज एब्सोल्युटली ओके. पहले 2-3 बातें इसके बारे में थ्योरी में लिख लो. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दीज प्रोनाउंस एंड एट सेल्फ. ये वो प्रोनाउन होते हैं जो सेल्फ पर खत्म होते हैं. कैसे लिखे जाते हैं? हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्व्स. देमसेल्फ नहीं होता है, देमसेल्व्स हो गया. देखो यहां पर तुम सेल्फ सेल्फ लिख रहे थे क्योंकि हिम सिंगुलर होता है, उसके साथ सेल्फ लगेगा. माई सिंगुलर होता है, सेल्फ लगेगा. देम बहुवचन में यूज होता है, तो सेल्फ को भी प्लूरल कर दिया. और जब सेल्फ प्लूरल होता है तो क्या बन जाता है? सेल्व्स बन जाता है. सो हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, ऐसे खत्म होने वाले जो तुम्हारे वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. I told you that when the subject and object of any verb are the same, you will use your reflexive pronoun. For example, if I give you first example, let's say Rita drove herself out. यहां पर समझिए कि रीता ने गाड़ी चलाकर बाहर निकाला. किसको? किसको बाहर निकाला? वहां से मुझे निकाला, आपको निकाला? नहीं जी. रीता ने गाड़ी चलाकर बाहर निकाला खुद को. तो गाड़ी चलाने वाला सब्जेक्ट हो गया और जिसको चला करके निकाला वहां से, वो कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो जब भी ध्यान देना कि तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए. ठीक है. अगर मान लो एक और एग्जाम्पल देते हैं यहां पर, जैक कट हिमसेल्फ. जैक ने काट लिया खुद को, मतलब वो चाकू नहीं लग जाती तो कहते हैं कि आई कट माई सेल्फ. अच्छा, कट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, कट कट कट. ठीक है. तो कट, कटेड वटेड कुछ वर्ड नहीं होता है. तो जैक ने खुद को काट लिया था. अब ये बताओ जैक ने क्या काट लिया था? भाई सब्जी काट ली थी, फल काट लिए थे? नहीं जी, खुद को काट लिया था गलती से. तो यहां पर फिर से देखो, डूअर जैक है और किसको काटा? रिसीवर भी जैक है, तो तुमने उसके लिए हिमसेल्फ यूज किया. लेकिन बेटा आप बताओ, जरा सोच करके बताओ, अगर मैं कहती हूं कि शीना herself cooked the dinner. यहां पर पॉज कर देना वीडियो और खुद सोचना कि क्या हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहा है हमें यहां कहीं. पॉज करके सोच लो. जिन्होंने पॉज किया होगा वो अब वापस आए हैं, मैं उन्हीं से ज़्यादा अच्छे से बात करूंगी क्योंकि जो मेरी कई बातों को मानेंगे नहीं उनको फ़ायदा भी कम होगा. ठीक है. अगर तो आपने आंसर दिया कि हर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो तुरंत गलती हो गई आपसे. मैंने बार बार क्या बोला? आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैव टू बी द सेम. इस सेंटेंस में शीना इज द सब्जेक्ट, ये आसान है. शीना इज द सब्जेक्ट, करेक्ट एवरीवन. कुक्ड, पकाया. शीना ने पकाया. शीना ने क्या पकाया? खुद को पकाया या डिनर पकाया? तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? खुद थोड़ी हुई ऑब्जेक्ट. डिनर पकाया ना बाबा. सो योर ऑब्जेक्ट इज द डिनर. योर ऑब्जेक्ट इज द डिनर. तो ये जो यहां पर बैठा हुआ लग रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन. क्या कहते हैं? एम्फैटिक. एम्फैटिक इसलिए कहते हैं बिकॉज ये खाली एम्फसाइज करने का काम करता है.
एम्फैटिक ऐसे लिखो, ठीक है। ये क्या करता है, एम्फसाइज करता है, हाईलाइट करता है। शीना ने खुद डिनर बनाया, उसने बाहर से नहीं मंगवाया, उसने खुद बनवाया। आई माई सेल्फ कॉल्ड यू, मैंने खुद तुम्हें फोन किया, अपने सेक्रेटरी से नहीं करवाया। तो ये जब आप चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हो, किसी नाउन को हाईलाइट करना चाहते हो, प्रोनाउन को हाईलाइट करना चाहते हो, इस तरह से जो आप यूज़ करते हो उसको एम्फैटिक कहते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है कोई वर्ड, यानी वर्ब को रिसीव भी कर रहा है, तब उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं कि माई सेल्फ मुकेश कहना क्यों गलत है या राकेश कहना क्यों गलत है, क्योंकि ये माई सेल्फ तो तुमने लिख दिया, राइट। इसको किसके पास वापस भेजोगे, इधर तुम हर सेल्फ से वापस रीता के पास आओगे, करेक्ट। यहाँ पर हिमसेल्फ से वापस जैक के पास आ जाओगे। लेकिन क्या यहाँ पर माई सेल्फ तुम्हें किसी के पास वापस भेज रहा है, रिफ्लेक्ट कर पा रहा है? तो जब रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हुआ? वैलिड है ना भाई, वही तो मैं कहती हूँ कि वैलिड बातें किया करो। चलो अब ये एग्जाम्पल तुम लोग देख लेना, हम ये वाली स्लाइड मेरे ख्याल से क्लीन करके दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनक्लियर, वेग। तो जब भी कोई चीज अनक्लियर है या फिर वेग है या फिर हिंदी में अनिश्चित है, वी कॉल इट इनडेफिनिट। या मेरा अभी इनडेफिनिट है कि मैं कब तक यहाँ रुक रही हूँ, है ना। तो आपको समझना है कि ऐसे कुछ प्रोनाउंस भी होते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा राम तुम्हें ढूंढ रहा है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि स्पेसिफिकली डेफिनेटली राम ढूंढ रहा है। बट इफ आई टेल यू समवन इज लुकिंग फॉर यू, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो अब मुझे बताओ कि कौन है वो निश्चित जो तुम्हें ढूंढ रहा है? कोई, समवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है। और इनडेफिनिट का अपना बहुत बड़ा रोल होता है और एक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे पहले, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू थिंग्स और पीपल इन अ जनरल वे। ये कभी भी स्पेसिफिक नहीं बताते। हम कहते हैं एवरीबडी इज हैप्पी, तो हम स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं कि पीयूष बहुत खुश है या प्रियांशु बहुत खुश है। हम जनरली कह रहे हैं कि भाई सब लोग खुश हैं, उदिशा भी खुश है, पीयूष, शिवम, सौरभ, सब खुश हैं, राइट। नाउ दे डोंट पॉइंट टुवर्ड्स एनीवन स्पेसिफिक, वो कभी भी एक निश्चित की तरफ इशारा नहीं करते हैं। नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो, सम, फ्यू, ऑल, मैनी, वन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, ईदर, नीदर, ये सारे इनडेफिनिट ही तो है। कोई भी उठा के देख लो, कोई भी उठा। अगर हम जैसे हिंदी में कहते हैं यार एक इंसान को तमीज से रहना चाहिए, एक इंसान को, कौन है वो एक इंसान? अंग्रेजी में हम कहते हैं वन शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली और प्रॉपरली। वन शुड, एक इंसान, वन शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली, एक इंसान को ठीक से बिहेव करना चाहिए। सो ये भी इनडेफिनिट हो गया, है ना। सारे वर्ड्स क्या हैं? इनडेफिनिट हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सेंटेंस भी देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपको। सम सेज दैट ही इज ट्रस्टवर्दी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो। ये जितने प्रोनाउन तुम्हें यहां पर दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं, लिख लो। दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। ये हमेशा एक वचन के वर्ब्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। वर्ब भी अभी बचा है तो समझ जाओगे क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है प्लूरल। लेकिन यहाँ देखो सम सेज लिखा है, हमने सम से नहीं लिखा, सम से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब वर्ब में एस लगता है तब वो सिंगुलर हो जाता है। नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है। नाउन में जब तुम एस लगा देते हो ना तो वो प्लूरल हो जाता है। बट व्हेन यू ऐड एस टू द वर्ब, जब आप वर्ब में ऐड करते हैं एस, वो सिंगुलर हो जाता है।
और ये जितने वर्ड्स हैं ये कैसे लेंगे ना अपने वर्ब को, सिंगुलर लेंगे, है ना। Many of them were badly injured in an action. अब यहाँ पर were क्यों लगा हुआ है, ये इसलिए हो गया क्योंकि many of them लिखा है। many तो बात ही बहुत ज़्यादा की करता है, राइट। ऐसे ही few of them लिखोगे, some of them लिखोगे, ऐसे लिखोगे तब कभी भी इसमें प्लूरल मत लगाना। बट जब तुम वन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, ईदर, नीदर और सम इनका यूज करोगे तब तुम स्पेसिफिकली सिंगुलर फॉलो करोगे। ये जो तीन है ना, इनके साथ जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये प्लूरल भी ले सकते हैं, ये प्लूरल ही लेते हैं एक्चुअली, ये तीनों प्लूरल लेते हैं वर्ब को। बाकी जो हैं ये ऑलवेज दे आर गोइंग टू टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सम दोनों ले सकता है, याद रखना, सम कैन बी सिंगुलर एंड इट कैन बी प्लूरल। एस और पी लिखा है मैंने वहां पर, ठीक है। चलो, वन मस्ट ओबे टू वंस पेरेंट्स। अब यहाँ पर ओबे लिखा हुआ है, ओबेज क्यों नहीं लिखा मैम, वन के बाद तो सिंगुलर आ जाना चाहिए, बट बीच में क्या लिखा है, मस्ट लिखा है। मस्ट क्या होता है, मस्ट इज अ मोडल वर्ब। मोडल वर्ब जो होते हैं ये हमेशा वर्ब का पहला रूप लेते हैं, पहले रूप में कभी एस नहीं लगता, है ना। वो जो एस वाला फॉर्म होता है उसको पांचवा रूप कहा जाता है। सो एनीवे थोड़ा ना ऐसे एक्सेप्शंस बहुत आते हैं ग्रामर में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सुना करिए ध्यान से, ठीक है। अब भाई लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, स्प्रेड करना। तो बस उसी का काम देख लो कि दीज प्रोनाउंस रिफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स वन एट अ टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा ईच ऑफ द गर्ल्स वर ब्रिलियंट, हर एक लड़की अमेजिंग थी, बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने, है ना। ईच ऑफ द गर्ल्स वर ब्रिलियंट यानी बहुत शातिर, स्मार्ट एक्सेट्रा थी। तो यहाँ पर हमने पूरे ग्रुप में से इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, ईच यूज किया। These are used to indicate all the members of a group separately. ग्रुप बहुत बड़ा है पर उसमें से हर बंदे को अलग अलग एक्नॉलेज करने के लिए, पहचानने के लिए हम ईच, एवरी, ईदर, नीदर का यूज किया करते हैं। वन बाय वन देखिएगा, सबसे पहले कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, ईच, एवरी, नन, एनीवन, ईदर, नीदर। तो ये बात कर लेते हैं, एनीवन कैन कम विद मी, तुम सब में से कोई भी एक मेरे साथ आ सकता है। तो यहाँ पर anyone, what did I say, पूरे ग्रुप में से किसी एक की बात की है हमने, तो उनको बुला लिया। ऐसे ही पूरे ग्रुप में से जब तुम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हो, इन वर्ड्स को यूज करते हो, देखो दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब विद देम। ये दोनों कॉमन हुए ना वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव में, और इसके पीछे क्या था, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट जो हैं उनमें से कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ प्लूरल ले सकते थे, कुछ सिंगुलर ले सकते थे, कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों ले सकते थे। अब इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वो होता है जो बांट देता है, जैसे ग्रुप में से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है लोगों को ना, वैसे यहाँ पर देखो कि ये जितने वर्ड्स लिखे हैं ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। एक बार आप समझिएगा कि ईच को आप कैसे यूज करेंगे। ईच इज यूज टू रिफर टू एवरी सिंगल पर्सन इन अ ग्रुप। ग्रुप के हर बंदे को अगर तुम अलग अलग करके रेफर करना चाहते हो तब तुम ईच यूज करोगे। जैसे 15 बच्चों का समूह है और मुझे कहना है कि तुम सबको मेहनत करनी है, तुमको एक एक को मेहनत करनी है, तो मैं कैसे बोलूंगी, ईच ऑफ यू हैव टू वर्क हार्ड। पर मैंने क्या बोला, ईच ऑफ यू हैव टू वर्क हार्ड और हैज टू वर्क हार्ड। हैज लगेगा क्योंकि ये क्या ले रहा है, सिंगुलर ले रहा है। ईच ऑफ यू हैज टू वर्क हार्ड, मैं इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, सिंगुलरली ट्रीट कर रही हूँ, इसीलिए हैज लगाऊंगी। हैव प्लूरल कहलाता है। नाउ ईच ऑफ द गर्ल्स इज ओबीडियंट। ओबीडियंट कौन होता है बेटा, जो बात मानने वाले बच्चे होते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स लिखा है, प्लूरल है यहाँ पर क्योंकि मैंने शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में ईच को यूज किया है, मैंने देखो वर्ब इज यूज किया है, सिंगुलर होता है वर्ब इज, ठीक है।
नेक्स्ट इसके थोड़े से और एग्जाम्पल्स हैं. ईदर को कैसे यूज करते हैं यार, इसको टू के लिए यूज करते हैं. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ईदर ऑफ द 5 गर्ल्स कैन गो, 5 लड़कियों में से कोई भी जा सकता है. ना, दैट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि ईदर का यूज आप सिर्फ टू के लिए करोगे. दिस प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स. दो में से एक ये या वो, ये या की बात करता है, ये या वो, ए या बी, 1 या 2, इस तरह से. लेकिन सिर्फ 2 के लिए, 5 और 6 और 3 के लिए नहीं जाएगा. ये 2 की बात करता है. ठीक है, दो में से या तो ये या तो वो. I can drink either coffee or tea. So either is used for 2 options. Also takes singular with itself. Either of the answers given by you is incorrect. Either of the answers given by you is incorrect. या तो ये गलत है या तो ये गलत है. तुमने 2 आंसर दिए, उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो गलत है. So either of the answers given by you is incorrect. नेक्स्ट देखो बेटा, नीदर को कैसे यूज करते हो. ना तो ये ना तो ये. नीदर ऑफ यू विल बी अलाउड टू विजिट मी. तुम दोनों में से कोई भी मुझे विजिट नहीं कर सकता. लेकिन बात याद रखना, नीदर भी टू के लिए यूज होता है, ओनली फॉर टू. ठीक है, ईदर क्या कहता है, तुम दोनों में से या तो ये या तो ये. नीदर क्या कहता है, ना तो ये ना तो ये. नीदर ऑफ यू कैन कम मीट मी. ठीक है, तो यहां पर देखो एग्जाम्पल देखो पहले इसका फटाक से. नीदर ऑफ द कीज इज अ राइट फिट फॉर द डोर. दोनों में से कोई भी चाबी ताले से मैच नहीं कर रही है. ना तो ये चाबी ना तो ये चाबी, कोई भी मैच नहीं कर रही है. सो नीदर ऑफ द कीज, और देखो इज लगा है बेटा. कीज लिखा है मैंने, प्लूरल मैंने लिखा है. ठीक है, लेकिन आई एम यूजिंग सिंगुलर. व्हाई? बिकॉज माई सब्जेक्ट हियर इज नीदर, द प्रोनाउन. राइट, आई गेस ना. अच्छा, इसका वो ही नहीं लगाया. माफ कीजिएगा. यहां पर हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकेट करने का क्या मतलब होता है. तुमने मुझे चाटा मारा, मैंने भी तुम्हें पलट के चाटा मार दिया. जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही तुमने एक्सपीरियंस किया. मैंने तुम्हें प्रणाम किया, तुमने भी मुझे प्रणाम किया. जो तुमने एक्सपीरियंस किया वही मैंने एक्सपीरियंस किया. सो इन दिस केस वी यूज दिस प्रोनाउन व्हेन 2 पीपल आर कैरिंग आउट और हैव कैरीड आउट एन एक्शन. 2 लोगों ने एक एक्शन किया है एंड बोथ हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट. या तो दोनों को फायदा हुआ है या फिर दोनों ने सेम कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस किए हैं, सेम रिजल्ट्स एक्सपीरियंस किए हैं. ठीक है, सो जब सेम चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, सेम लेवल का फायदा मिल रहा है, तब तुम यूज करते हो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को. सिर्फ 2 होते हैं इसके अंदर. एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर. ईच अदर को सिर्फ तब यूज करो जब तुम बात कर रहे हो टू की. ईच अदर इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी रेफर टू 2 पीपल, जब हम 2 लोगों की बात करते हैं. एंड वन अनदर इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पीपल आर इन्वॉल्व्ड. सो अगर मैं बोलूं कि द 2 सिस्टर्स, अच्छा चलो ठीक है, द 2 सिस्टर्स loved each other. 2 बहनें एक दूसरे को प्यार करती थी. तो यहाँ पर 2 बहनें हैं, इसलिए मैं each other लिखूंगी, one another नहीं लिखूंगी. one another कब यूज करते हैं, जब हमारे पास more than 2 सब्जेक्ट हैं. अब देखो एग्जाम्पल, राम एंड सीता लव each other. नॉर्थ इंडियंस शुड नॉट फाइट वन अनदर. यानी कि नॉर्थ इंडियंस को आपस में, पूरे इंडियंस को, सभी इंडियंस को नहीं लड़ना चाहिए. We are one as a country and we are beautiful when we are together. We should not fight. Trust me. Now, just an example that was. Now we have the next one. This is very important, everybody. इसका ना actually पहले definition देखो, एक काम करो. We use relative pronouns when we want to join a noun pronoun with a clause or phrase. ये तो तुम्हें पता ही नहीं है कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है. देखो एक आइडिया देती हूँ. तो बेसिकली व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब अ नाउन, एक नाउन को डिस्क्राइब करना चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल देखो,
दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज born. यहां पर पहले अपना नाउन पहचानो. आइडेंटिफाई योर नाउन. नाउन है हाउस. और ये कौन सा हाउस है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि मेरा यहां पर जन्म हुआ था. वेयर आई वॉज बॉर्न. राइट. सो ये पार्ट जो हो गया, ये तुम्हें हाउस की क्वालिटी बता रहा है. तो ये जो आपका वर्ड्स का ग्रुप है, इसको आप कहते हो एडजेक्टिव क्लॉज. क्या है ये? एडजेक्टिव क्लॉज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having a combination of a verb and a noun is called a clause, and because this clause is describing your noun, therefore it is an adjective clause. मैंने जानबूझकर इंग्लिश में बोल दी ये डेफिनेशन. जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो चिंता में नहीं जाएगा, क्योंकि क्लॉज अभी आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे सब आ जाएगा. यहाँ पर देखो बेटा, ये तुम्हारा नाउन है. इसकी क्वालिटी, कौन सा घर है ये? अच्छा घर है, बुरा घर है, महंगा घर है, सस्ता घर है? ये वो घर है जहां मेरा जन्म हुआ था. सो दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न. ठीक है ना? तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपके लिए ये वाला क्लॉज जिस वर्ड से शुरू हो रहा है वो वर्ड हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. दिस इज द डॉग दैट सेव्ड माई लाइफ. ये वो कुत्ता है जिसने मेरी जान बचाई थी. दिस इज द स्टूडेंट हु टॉप्ड द क्लास. ये वो छात्र है जो क्लास में टॉप किया था. तो वेयर, हु, दैट, एटसेट्रा, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो हम रिलेटिव प्रोनाउंस में रखते हैं. हु, विच, दैट, हुज, हुम, एटसेट्रा. ठीक है, 5 हो गए. अब यहां पर देख लो एग्जाम्पल्स फटाफट से. वेयर डिड यू बाय द शूज दैट यू वोर येस्टरडे. तो यहां पर दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. The boy who won the marathon race is my brother. वो लड़का जो कि मैराथन जीता था मेरा भाई है. तो यहाँ पर क्या क्वालिटी उस लड़के की कि वो मैराथन जीता था, बाद में मेरा भाई है. ठीक है, तो हु यहाँ पर तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. ये बोल्ड गलत है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन ये है. ठीक है, अब आप लोगों के सामने आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस जो कि आप आफ्टर द क्लास प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहेगा? सूटेबल प्रोनाउन को फिल करना रहेगा ब्लैंक में. ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना. सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर रुके रहेंगे. शांति से सॉल्व करके नोटबुक में रख लेना. थोड़ा सा चेक कर लेना कि समझ आया है, कितना आया है. I hope you enjoyed the class. Thank you so much for watching the class. I will see you guys tomorrow with the next topic of verb, everyone. Bye-bye. God bless you.